ठीक है। A US investor has the following transactions to be settled in the 6th month. Basically, the person is a US investor. तो आप जरूर लिख लिया करें कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि आप एक यूएस बंदे के लिए काम कर रहे हैं और आपको पता हो उसकी करेंसी क्या है। तो यूएस बंदे की करेंसी क्या है? डॉलर। जबरदस्त है। अब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है पाउंड्स में। इसको हेज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन है दूसरी जिसमें डॉलर इन्वॉल्व है। डॉलर को तो हेज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी यूएस का है। लेकिन इसके बाद यूरोज, यूरोज हैं तो यूरोज को तो हेज करना पड़ेगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि सी पार्ट में ऑलरेडी यूरोज उतना ही गिवन है। तो इसका मतलब है यूरोज इंपोर्ट्स हैं और यूरो एक्सपोर्ट्स हैं, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। और फिर आगे $200 हैं दोबारा। तो डॉलर्स को हेज कैसे करें क्योंकि ये ऑलरेडी यूएस का बंदा है। इसका मतलब यह है, देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ जो हेजिंग रिक्वायरमेंट है, जिसकी हेजिंग रिक्वायर्ड है जिसके लिए, वो सिर्फ 500 पाउंड एक्सपोर्ट्स हैं, है ना। 500 पाउंड एक्सपोर्ट्स, ऐसा ही है। यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे एक दफा भी पूछ सकता है प्लीज। सर आ गई है यहाँ तक समझ। यहाँ तक तो आ गई, चलें फिर तो सॉल्व करते हैं फिर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर आप देखें ना कि ये 50-50 तो बैलेंस हो गया, तो फिर 400 और 200 को भी तो फिर बैलेंस करेंगे ना। वहां पे तो एक्सपोर्ट जो सी हमारी वो 400 है भाई, और मेरे 200 भाई है। वो किस करेंसी में है उसको देखो, किस करेंसी में है बच्चे। जी सर, एक मिनट आप क्वेश्चन शो कीजिए। जी जी जी, मैं क्वेश्चन शो करता हूँ। सर देखें ना, ये तो दोनों यूरो में हो गए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट 50-50, ये तो इक्वल हो गया। सर अब एक $400 है और एक $200 है, तो फिर इसमें भी तो सर हाँ 200 का वो मिसमैच है ना। बेटा, मैंने आपसे पूछा है कि कंट्री कौन सी है ये। सर कंट्री तो ये यूएस है, ये के हाँ, दोनों यूएस डॉलर की में। करेंसी कौन सी होती है? डॉलर में। डॉलर ही होती है। तो क्या एक्सचेंज रेट रिस्क होगा इस करेंसी को? नो सर। तो फिर हेज करने की जरूरत है? नहीं। मेरे ठीक ख्याल में तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए जो सोच रहे थे। लेकिन चले, आपको क्लियर हो गया कि बेटा जो अपनी सेम करेंसी हो किसी कंट्री की, तो सेम करेंसी को तो एक्सचेंज रेट रिस्क होता ही नहीं है। ठीक है इसका सर। मतलब ऑलरेडी उसको हेज किया हुआ है। उसने ठीक है, डिवाइस अब समझ आ गई। उसने डिवाइस करवाई हुई है किसके अंदर? उसने इनवाइस करवाई हुई है बेटा आपके यूएस के अंदर, पहले ही हेजिंग की हुई है ना। तो इसका मतलब है अनहेज अमाउंट सिर्फ एक ही है, जो कि क्या है? 500 मिलियन पाउंड्स, है ना, 500। तो सबसे मिलियन। पहला काम भी हम यही लिखेंगे, अनहेज अमाउंट, ताकि हमें पता हो कि अमाउंट दैट नीड टू बी हेज है। एक ही बात है, कोई भी कुछ भी लिखते हैं। तो ये है जी 50 मिलियन पाउंड्स, 50 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। और रिसीवेबल्स ऐसे ही है। सर ये 500 मिलियन है। चलें जी 500 कर देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। सर 500। 5,000, चलिए 500 ओके, क्लियर है। So we need to have some payables, so that we need to have some payables of the same amount. We need to have payables of the same amount. We need to have some payables of the same amount. So for the payable, we need to borrow from that country, right? So we need to borrow from that country. Clear है ना ये बात? So it means that we need some payables at the same time, and payables can be only created if we borrow in same currency. अगर हम बारो कर लें उस करेंसी में, उस कंट्री से, तो हमारे पेबल्स बन जाएंगे और वो पेबल्स हम अपने रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। नो द क्वेश्चन राइजेस अगेन, द फर्स्ट स्टेप एट हाउ मच वी नीड टू बारो एंड पीवी ऑफ द अनहेज अमाउंट। ये हेजिंग अमाउंट एक ही बात है, कुछ भी लिख दें आप।
इसकी हम हेजिंग कर रहे हैं। पी ऑफ द हेजिंग अमाउंट। सो पीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फार्मूला है जी, क्या है? एफ वी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। तो हम इसी में से पीवी कैलकुलेट करते हैं। पीवी क्या बराबर हो जाएगी? एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। अब हमारे पास एफ वी होना चाहिए, आई होना चाहिए और एन होना चाहिए। एफ वी तो हमें पहले ही पता है कितना है, 500। आई हमारे पास उसने रिस्क फ्री रेट दिया होगा, है ना? आई आई हमें चाहिए, यूएस से बारो कर रहे हैं, तो यूएस में बारो की बारोइंग रेट क्या चल रहा है जी? 10%। ठीक है जी, 10% सर। 10%। तो 10% आ गया। और एन हमारे पास होना चाहिए, तो एन हमारे पास कितना है जी? तो 6 मंथ। तो एन हो गया जी 6 6 बाय बाय 12, है ना? 6 बाय 12। 6 बाय इक्वल कर देंगे तो 0.5 बन जाएगा। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। तो हमें पता चला कि हमें इतने पाउंड बारो कर लेना चाहिए आज। हाँ जी, हमें इतने पाउंड्स बारो कर लेने चाहिए। अगर हमने इतने पाउंड्स बारो कर लिए तो ये पाउंड्स कल हमारे अगेंस्ट पेबल बना देंगे 500 मिलियन पाउंड्स आफ्टर ये हमें बना देंगे आफ्टर 6 मंथ। तो ऑटोमेटिकली हमारे पेबल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम अब इस करेंसी को क्या करेंगे जी? अब हम इसको ले जाएंगे अपनी कंट्री में। दूसरा स्टेप जो होता है कन्वर्जन करेंगे, है नी? कन्वर्जन ऑफ पीवी एच, इसकी कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा? स्पॉट रेट। इसके लिए स्पॉट रेट चाहिए। स्पॉट रेट जो गिवन है क्वेश्चन में वो है $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड, है नी? $1.5 इज इक्वल टू 1 पाउंड, इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो ये हम लिख लेते हैं, कैसे आएगा जी? जी ये अब हमारे पास है, हमारे पास करेंसी है पाउंड में। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर पाउंड ही 1 में हो तो फिर क्या होगा बच्चे? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही ना? जी सर। तो हमारे पास ये पाउंड है और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, तो ये हमारे पास इतने डॉलर, हाँ जी, हमारे पास इतने डॉलर आज ये रिसीव हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, वी हैव दिस डॉलर्स इन मिलियंस, है ना, विद अस। अब ये है तो फिर क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे, हैं? इन्वेस्ट कन्वर्जन कन्वर्टेड अमाउंट इन योर होम करेंसी, होम कंट्री। इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक चाहिए हमें पीवी, हमारे पास मौजूद है क्योंकि पीवी ये है हमारे पास, है ना, ऑलरेडी। हमें चाहिए आई चाहिए, एन चाहिए। तो हम उससे क्या ले लेंगे? उसकी फ्यूचर वैल्यू ले लेंगे जितने माह बाद की वैल्यू होगी। तो आई अगर हम यूके में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमने गलत रेट यूज किया, आप लोगों ने बताया नहीं है वैसे भाई। सर 13%। हाँ, पहले 13%। सर मैं वही देख रहा था, मैंने क्वेश्चन किया, मैं देख रहा था, मैंने कहा सर करवा लें फिर नहीं दोनों। नहीं नहीं बेटा, ये 13% ही है। क्योंकि आपको देखे ना, आपका जो कन्वर्जन हो रही है वो कंट्री कौन सी है? यूके है ना? वो यूके थी, तो उसी का पाउंड्स का यूके में आना तो था। बॉर्निंग रेट 13% चल रहा है। ठीक है, यस चलिए सर। ये सब कुछ खुद ही एडजस्ट हो गया तो फिर भी हमारे पास यही आएगा। ठीक है, सर 705 सर बोले? ये भी चेंज आएगा सर नहीं नहीं नहीं, 7। यही है, यस सर यही है, यही है। अब देख यही है, हर चीज यही आएगी बेटा। हम्म? ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू है? चले जी, आई कितना है जी? नो अब सर, है कैरी जी ऑन।
10%, राइट? ऐसा ही है। आई क्या होगा बोलो यार? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएस के अंदर, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है सर? 8% है ना? 8% है। चले जी, किसी को तो समझ आ रही है, यही बहुत बड़ी 8%। एन वही होगा बेटा 6/12। ऑटोमेटिकली हम एफ वी कैलकुलेट कर लेंगे। एफ वी क्या है? पीवी इंटू 1 प्लस आई पावर एन। तो ये आज हमारे पास अमाउंट हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगी। यस सर। ठीक है जी। अब हमने बच्चे अमाउंट लेनी कितनी थी? लेनी थी हमने 500 मिलियन पाउंड्स। हमें अमाउंट मिली क्या 6 माह बाद? 733.22। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि यहाँ हम अपना जो फोर्थ स्टेप है वो कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब देखें हमने लेनी कितनी थी? हमने लेनी थी बेटा, बेशक कैलकुलेट कर लें, 6 माह बाद हमें अमाउंट मिलनी क्या थी? आफ्टर 6 मंथ 500 पाउंड्स। पता है ना आपको? 500 पाउंड हमें मिलने थे 6 माह के बाद, रिसीवेबल थे हमारे। ठीक है, और हमें मिले क्या? मिले हमें ये वाली अमाउंट मिली है ना, ये वाली, ये हमें मिली। मिलने ये थे, मिलनी ये, तो इफेक्टिव रेट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो ये 1.466 अगर कर देंगे तो 47 बन जाएगा। तो ये 1.477 डॉलर्स टू 1 पाउंड आ जाएगा। ऐसे ही है ना? जी सर। यस सर। यस सर। उसके बाद बस क्या करेंगे, हम फिफ्थ स्टेप पे चले जाएंगे और देखेंगे क्या हमें हेडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं, है ना? तो हम एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं मिलके। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या आया जी? उस क्वेश्चन में देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है उस कंट्रीज की। तो यूएस की 5% है और उस दूसरे की 8% है। देखते हैं जी। इज इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है बेटा? फार्मूला याद है ना सबको? यस सर। क्या था फार्मूला जी, बोलिए तो कोई पता? सर S नॉट इंटू 1 प्लस आर एल की पावर टी डिवाइड बाय 1 प्लस आर एफ पावर टी। हाँ चले, मैं लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए। तो काफी लोगों ने तो ये काम किया है, जिसने घर में किया है उसको पता होगा। तो ये फार्मूला था हमारे पास जी, एस नॉट इंटू 1 प्लस आर एफ ऑफ लोकल की पावर टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एफ ऑफ फॉरेन की पावर टी, टी, है ना? अब टी। यहाँ वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। यस यहाँ एस नॉट होता है स्पॉट रेट, वो है हमारे पास 1.5। ऐसा ही है ना? इन्फ्लेशन यस हमने सर। देख लिया, वो है कितनी यूएस की? 5%। 0.5। और टी क्या होगा फिर? 6/12 6/12। डिवाइड कर देंगे किससे? 1 प्लस 0.08 की पावर 6/12। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर तो कैलकुलेट। सर 1.4790। हाँ अभी कर लेते हैं, ये देखिए इसने बता दिया हमें भाई ने, लेकिन हम भी कर लेते हैं। 1.5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 0.05 की पावर 0.5 डिवाइडेड बाय, हो तो सबको पहले ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको एरर का चांस ना रहे हैं। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 0.5 एंटर किया तो आ गया 1.479। अब आपने डिसाइड करना है, आपने 1.48 लेना है या 1.47 लेना है बच्चे? 8 ले लें। 8 9 लेना है। चाहिए, क्योंकि बेहतर समझदार बंदा तो यही करेगा ना कि वो कहेगा मुझे हर पाउंड के अगेंस्ट 1.48 डॉलर दो। अगर वो ये कह रहा है तो हम उसे कहेंगे एज वी सी दैट विदाउट हेजिंग वी आर असीमिंग अ बेटर एक्सचेंज रेट
instead of if we actually hedge. So we recommend that we should move without hedging, है ना? क्या ख्याल आपका? यस सर। किसी को भी इस क्वेश्चन में जी कोई सर। समस्या तो बताएंगे। सर आप रिक्वेस्ट है आपसे ये सारा क्वेश्चन सर एक दफा प्लीज रिपीट कर दें, मतलब इसी तरह जस्ट कंक्लूजन टाइप। क्यों, कुछ समझ नहीं आई? सर रिक्वेस्ट है ना, दो चीजें मिक्स हो रही हैं इस वजह से। अच्छा, तो क्वेश्चन था जिसके अंदर 500 हमने अनहेज अमाउंट थी पाउंड में, उसको हेज करना था। 500 जो थे रिसीवेबल थे, तो हमें पेबल्स चाहिए थे, तो हमें बारो करना पड़ा इन द सेम करेंसी। तो पाउंड में है तो पाउंड में ही बारो करेंगे। तो यस देखा सर। इसमें, तो पाउंड में बारो अगर हम करना चाहें तो पाउंड में बारो करने के लिए हमारे पास जो रेट है वो कितना है पाउंड में, क्योंकि ये पाउंड है ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यस सर। 13% रेट है। तो हमने पहले वो सारा कुछ लिख लिया, 13% कितना बारो करना है और कितने टाइम के लिए बारो करना है। तो उसके मुताबिक जब हमने कैलकुलेट किया तो पीवी बना उसका ये वाली वैल्यू। ओके। इसके बाद हमने 470 अगर बारो कर लें तो वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी 6 मंथ बाद 5 मिलियन में। उसके बाद यस हमने उसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि भाई ऑलरेडी पाउंड $1 में है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। यस तो सर। ये हमारे पास अमाउंट अचीव हो गई। इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की, क्यों? क्योंकि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे अपनी कंट्री में। तो इन्वेस्टमेंट रेट जो हमारी कंट्री में चल रहा है, जो हमारी 8%। कंट्री में चल रहा है वो है 8%। उससे इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर वैल्यू आ गई, और उससे हमने क्या निकाला, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इफेक्टिव यस सर। एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के बाद हमने एक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया। तो हमने देखा कि किस में हमें ज्यादा रिसीव हो रहा है। तो पता चला कि अगर हम ओपन पोजीशन रखें, it is expected that we will receive more than what actually we are receiving in hedging. ठीक है, so we recommend to hedge. लास्ट में किस तरह पता चलता है कि ये मतलब क्या है? जी सॉरी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का जो आंसर हमें आता है इससे हमें क्या पता चलता है? इससे बेटा यही पता चलता है कि अगर ओपन पोजीशन रखेंगे और मनी मार्केट हेजिंग की थियरी अगर एक्यूरेट है तो फिर क्या मूव करेगा, एक्सचेंज रेट इस तरह मूव करेगा। यस सर। ऐसे ही है ना। इफ यू बिलीव ऑन है मनी मार्केट परचे पावर पैरिटी थ्योरी कि इन्फ्लेशन जिस कंट्री में इस तरह हो तो कैसे एक्सचेंज रेट मूव करेगा, तो उसके मुताबिक तो फिर एक्सचेंज रेट इधर ही आएगा, है। तो अब हम रिकमेंडेशन तो यही देंगे कि इस थ्योरी के मुताबिक तो एक्सचेंज रेट बेहतर होगा, उसके मुताबिक ये मिल रहा है। तो अब आपने बताना है कि आपने क्या करना है। हम अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बाकी डिसीजन तो मैनेजमेंट ने करना है ना। यस सर। हम अपने डिसीजन प्रॉपरली क्वांटिटेटिव डिसीजन देते हैं। यस सर। ठीक है जी, आए जी, ये क्वेश्चन ओके है यस सबको? सर। ओके यस सर। सर। चलें, ग्रेट। यस सर। आए जी एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 इस पे चलते हैं जी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ यूएस इन्वेस्टर हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू बी सेटल्ड इन द फॉलोइंग 6 मंथ। वी हैव सम एक्सपोर्ट्स, वी हैव सम इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स नजर आ रही हैं, इंपोर्ट्स नजर आ रही हैं, और उसके अगेंस्ट कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं। ऐसे ही है। सबसे पहला यस काम सर। आपको पता है हमें क्या तलाश करना होता है, अनहेज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दैट स्टिल नीड टू बी हेज्ड, राइट। तो उसको आप एक दफा देखें और मुझे आप बताएं कि अनहेज अमाउंट कौन कौन सी है। पॉन्ड्स की है और एक एरो की है। सिर्फ 500 पाउंड्स है। इंपोर्ट की है 500 पाउंड। ओके। तो नजर आ रहा है कि दो अमाउंट अनहेज हैं, एक यूरो और एक पाउंड, है ना। यस सर। यस सर। एक यूरो और एक पाउंड जिनको हमें हेज करना है। जो पाउंड्स हैं वो रिसीवेबल में है, और जो यूरोज हैं वो पेबल्स में है।
दोनों को हेज करें अब। अच्छा, मजेदार चीज ये है कि एक को तो मैंने पहले ही हेज कर दिया है। यस सर, 4 और 5 का पहला पार्ट। तो 4 का जो पहला पार्ट था वो ऑलरेडी हेज हो चुका है, वो तो आप कर ही लेंगे, मुझे यकीन है। सही, जो 500 मिलियंस हैं ये एक्सपोर्ट किए हैं, मतलब ये पेएबल है? ये रिसीवेबल है यार, एक्सपोर्ट होता है तो रिसीवेबल होता है ना मेरे भाई। ओके सर। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता था, मुझे भी आपकी तरह ना, तो मैं सोचता था इंपोर्टेड गुड, तो इंपोर्ट्स गुड्स के अगेंस्ट हमें पे करना पड़ता है ना। पेएबल हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, तो अगर इंपोर्ट्स होती तो पेबल होते और एक्सपोर्ट्स होती तो रिसीवेबल होते। यस सर, थैंक यू। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या 500 को हेज करने के लिए अभी भी आपको मसला है? नो सर, हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ कहना चाहता था। अच्छा जी, ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी एक ही अनहेज अमाउंट रह गई है, जो कि क्या है, यूरोस। तो यूरो को अनहेज कर, यूरो को हेज करते हैं मिलके, ठीक है। ओके सर। सो वी हैव 50 मिलियन यूरोस अनहेज हियर। 50 मिलियन यूरोस अनहेज है, और मजेदार चीज है ये पेबल है, ऐसे ही है, पेबल है। तो ये हमारे पास अनहेज अमाउंट आ गए, जिसको हमने हेज करना है। क्लियर है ना ये बात? यस सर। ये हमने हेज करनी है, जबरदस्त है। चलें जी, अनहेज करते हैं। तो अनहेज करने, अब इसको हेज करने हैं तो दिस इज पेबल, सो वी नीड रिसीवेबल्स, ऐसे ही है ना। सो यस सर। जो भी है जी, रिसीवेबल ले लेते हैं किसी तरह कहीं से। रिसीवेबल कितने चाहिए? ऑलमोस्ट सेम चाहिए, तो वही पहला स्टेप बेटा हमेशा। सो वी नीड टू कैलकुलेट द पीवी ऑफ द अनहेज अमाउंट। पीवी का फार्मूला वही कॉपी कर लेते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको? नो आसान सर। हो जाता है ना। ये देखें, ये चीजें मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये आ गया। अब ये फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला था, ये पीवी मुझे चाहिए। आज पीवी है कितना? पीवी है ये वैल्यू। अब मुझे, अब क्योंकि अब यहां से मुझे क्या करना है, रिसीवेबल चाहिए, तो रिसीवेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट से, है ना। यस सर। तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो भी किधर, यूरोज में। तो यूरो का इन्वेस्टमेंट रेट देखें कितने हैं। सर तो यूरो 7%। का इन्वेस्टमेंट रेट देखा मैंने, यूरो का, ये यूरो का, हाँ, इन्वेस्टमेंट रेट 7। देखा, तो इन्वेस्टमेंट रेट चल रहा है 7%, ऐसे ही है ना। यस सर। क्या कहते हो भाई आप लोग? यस सर। चलें जी, यस सर। 7% है। तो ये 7% आ गया बच्चे। और कितने मांग के लिए हेज करना है? 6 मंथ, तो 0.5 ही आ गया। तो पीवी कैलकुलेट कर लेते हैं इजिली। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आई की पावर, ये। इसका मतलब है मुझे अगर यहाँ इतने अमाउंट मैं कहीं से इकट्ठी कर लूं, यानी अगर मैं कहीं से इतनी अमाउंट इकट्ठी कर लूं, यार अपने माइक ऑफ कीजिएगा तमाम लोग। अच्छा, यहाँ से इतनी अमाउंट अगर मैं इकट्ठी कर लूं, तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरे पास इतना रसीद बढ़ा सकते हैं। तो इसका दूसरा स्टेप था कन्वर्जन। कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्जन में स्पॉट रेट जो हमें गिवन है वो बड़ा मजेदार है। वो है $1.5 इज इक्वल टू 1.2 यूरोस। $1.5 इज इक्वल टू 1.2 यूरोस, सही है। $1.5 इज इक्वल टू 1.2 यूरोस। यूरोस। मैंने आपको 10 दफा कहा है कि स्पॉट रेट को हमेशा, जो उसका नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, वो 1 में होना चाहिए, है ना। यस सर। यस सर। डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना में। चाहिए। अब इसका आसान सा तरीका है कि मैं इन दोनों को किसी भी एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं कि इन दोनों में से एक 1 में कन्वर्ट हो जाए और दूसरा 1 के अगेंस्ट आ जाए।
उसका आसान तरीका है, या तो मैं दोनों को 1.5 पे डिवाइड कर दूं, या दोनों को मैं 1.2 पे डिवाइड कर दूं, है ना। यस सर। यस सर। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को 1.2 पे डिवाइड करता हूं। अगर मैंने 1.5 को डिवाइड कर दिया 1.2 पे, तो ये आंसर आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1। 1 आ जाएगा। इसका मतलब है जो स्पॉट रेट चल रहा है एक्चुअली वो कितना चल रहा है, $1.25 इज इक्वल टू 1 यूरोस। ओके सर। ऐसा ही है ना। क्लियर सर। ठीक है, तो अब कन्वर्जन कर लेते हैं। तो हमारे पास थे यूरोस, और आपको पता है यूरोस ही डिनोमिनेटर में है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें इतने डॉलर मिल जाएंगे, हमें इतने डॉलर्स रिसीव हो जाएंगे इन मिलियन। रिसीव नहीं हो जाएंगे, सीधी सी बात, इतने डॉलर हमें अरेंज करने हैं, और इन डॉलर्स को अरेंज करने के बाद कहाँ लेके जाना है, उधर जाके इन्वेस्ट करना है, कन्वर्ट करवाने के लिए। ऐसा ही है ना। यस Yes, सर। अब ये पैसे यार किधर से बारो करें, अपनी कंट्री से बारो करने पड़ेंगे, तो अगर बारो करेंगे तो उसके अगेंस्ट फिर पे भी करना पड़ेगा, तो कितना पे करने पड़ेगा, अभी वो क्वेश्चन राइज होता है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेड अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको पता है पीवी गिवन है, आई चाहिए, एन चाहिए, तो हम फ्यूचर वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी तो आपको पता हमेशा यही होती है। अब हमने क्योंकि बारो करना है अपनी कंट्री से, तो अपनी कंट्री का बारोइंग रेट कितना चल रहा है जी, 10%। 10%। 10%. 10%, एन वही 0.5 चल रहा है, तो एफ इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। दिस वैल्यू 1 प्लस दिस वैल्यू की पावर दिस वैल्यू, है ना। तो बेटा हुआ ये कि हमारे पास ये पीवी है, ये आई है, ये एन है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो ये जो चीजें हैं अब हमारे पास कैलकुलेट हो गई, ठीक है। जब ये चीजें कैलकुलेट हो गई, तो अब हमें एक्चुअली पे कितना करना था, जो हमारा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाला स्टेप है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, हमें बेटा पे करना था 50 मिलियन यूरोस, याद है ना। यस सर। जी सर। और हमने पे कितना किया, 63 मिलियन डॉलर्स। डॉलर। तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होगा, डॉलर डिवाइडेड बाय यूरोस। तो ये मेरा इफेक्टिव एक्सचेंज रेट चल रहा है, ठीक है जी, $1.7 टू 1 यूरोस, ठीक है जी, ये मेरा एक्सचेंज रेट चल रहा है। अब मैं क्या फिफ्थ स्टेप कर सकता हूँ इजिली, यस। फिफ्थ स्टेप में क्या था, हमें कैलकुलेट करना था फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में क्या था, हमारे पास हर चीज गिवन है, सिर्फ इन्फ्लेशन चाहिए इन कंट्रीज की। तो एक कंट्री की इन्फ्लेशन है 5%, तो एक कंट्री की इन्फ्लेशन है 6%, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा, वही 1.25 इंटू 1 प्लस 0.05 पावर 0.5, है ना, क्या ख्याल है। यस सर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 पावर 0.5, एंटर किया, तो कहीं मुझसे गलती से माइनस लग गया, ये जी, ये हमारे पास रेट आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं, आप पे करना जा रहे हैं, आप 1.27 पे करना चाहेंगे या 1.24? 1.24 सर। 1.24 पे करना चाहेंगे, है ना। तो 1.2 आप क्या कहेंगे, बोले जी, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी। So 1.24. आप रिकमेंड करेंगे, as we can see that the money market hedging cost us
1.27 for each euros, but if we have an open position, it is possibly that we will cost almost 1.25 in for each 1 euro. So we recommend that we should move with the open position instead of money market hedging. ठीक है जी? ठीक है।